ओके, कैलकुलस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक कौन सा है? तो आंसर है इंटीग्रेशन। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस के अंदर, बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है। चाहे आप बोर्ड एग्जाम की बात कर लें क्लास 12th में, मेंस, IIT जी एडवांस की बात कर लें, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखा करता है। इंटीग्रेशन का जो दूसरा नाम होता है, आप इसे इंटीग्रेशन कहें या इसको आप एंटी डेरिवेटिव कहें। जब भी मैं एंटी डेरिवेटिव कहूँगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं इंटीग्रेशन कह रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या पढ़ना है? हम एंटी डेरिवेटिव पढ़ना चाहते हैं। एंटी डेरिवेटिव पढ़ने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए? डेरिवेटिव। अगर मुझे डेरिवेटिव पता है तो अगर मैं उसका एंटी कर दूंगा, उसका अपोजिट कर दूंगा, तो मुझे क्या पता चल जाएगा? एंटी डेरिवेटिव पता चल जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ क्या है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव अगर आपको अच्छे से पता है क्या होता है तो उसका एंटी डेरिवेटिव समझना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं भी यही करने वाला हूँ आपके लिए। आपको मैं इंटीग्रेशन समझाना चाहता हूँ क्या होता है, तो मैं आपको पहले डेरिवेटिव समझाऊंगा कि कैसे कहते हैं। अब जब हम डेरिवेटिव का कंसेप्ट बिल्डअप कर लेंगे तो उसका एंटी कर देंगे, उससे हमारे पास एंटी डेरिवेटिव का कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। मैं आपके सामने एक पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम को लिया है, सो दिस इज टाइम एक्सिस। यहाँ मैंने पोजीशन को लिया है, सो दिस इज पोजीशन एक्सिस। पोजीशन को हम सपोज दैट एक्स से डिनोट करते हैं, टाइम को सपोज दैट हम टी से डिनोट करते हैं, और ये ओरिजिन है। ठीक, ये कौन सा ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम? पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक, पोजीशन सपोज दैट किसी भी बॉडी की एट एनी इंस्टेंट यहाँ x1 है और यहाँ x2 है। कोई बॉडी ओरिजिन से x1 जब डिस्टेंस पर मूव करती है, तो कितना डिस्टेंस मूव कर रही है ये? x1 जब मूव करती है तो मैंने माना कि इसने कितना टाइम लिया होगा? t1 टाइम लिया होगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है? x1, और यहाँ से यहाँ तक ये टाइम कितना है? t1। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आती है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट, अब ये बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर जाती है। ठीक, तो O से ये डिस्टेंस कितनी दूर है? तो आंसर है ये x2 है। ऑरिजिन से ये कितना है डिस्टेंस? x2। और जब ऑरिजिन से जब ये x2 पोजीशन पर रही होगी तो इसके लिए टाइम कितना रहा होगा? तो मैंने माना कि इसे टाइम कितना लगा होगा? t2 टाइम। ठीक, ओके, ये सब चीज़ें बिल्कुल आसान हैं, ये आपने फिजिक्स में किया हुआ है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इतना टाइम कितना होगा? तो आंसर है हम टाइम में चेंज निकालने वाले हैं। ठीक, कैसे निकालते हैं चेंज इन टाइम? चेंज इन टाइम कैसे निकालेंगे? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक, इसी तरह से यहाँ बताइए, ये पोजीशन x1 है, ये पोजीशन x2 है, तो ये पोजीशन कितनी रही होगी? तो आंसर है, इसको हम कहते हैं चेंज इन पोजीशन। और इसको भी कैसे निकाला जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। ये पोजीशन कितनी हो जाएगी? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये मैंने ज्वाइन कर लिया इसको, और ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। ठीक, यहाँ मेरे पास एक ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। इस ट्रायंगल का नाम मैंने रख दिया सपोज दैट ABC। ठीक, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है और इस लाइन पर परपेंडिकुलर है CB, और यहाँ एक एंगल बन रहा है थीटा। ठीक, ये बात आपको समझ में आती है। तो जब मैंने आपसे ये पूछा कि यहाँ पर कितना टाइम होगा, तो आपने आंसर दिया था t2 माइनस t1। कितना टाइम होगा ये? t2 माइनस t1। क्यों? क्योंकि ये t2 है, ये t1 है, तो ये कितना निकल कर आएगा? t2 माइनस t1। इसी तरह से ये x2 है, ये x1 है, तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी होगी? तो आंसर है x2 माइनस x1, ये रही होगी। ठीक, आपको ऐसा लग सकता है कि ये एक फिजिक्स की क्लास चल रही है या मैथमेटिक्स की,
तो आंसर है ये मैथमेटिक्स की ही क्लास है, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने कंसेप्ट को किससे, फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट से। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ट्राइंगल ABC में मैं टेन थीटा निकाल रहा हूँ। टेन थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो, ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB, बेस क्या है, BC। ठीक, टेन थीटा AB की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1। ठीक, BC की वैल्यू कितनी है, T2 माइनस T1। ये इतनी बात भी आती है समझ में। अच्छा, ये क्वांटिटी क्या लिखा हुआ है, आंसर है ये लिखा हुआ है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को मैंने थोड़ी देर के लिए पोजीशन में चेंज को मैंने किससे डिनोट किया, D से, तो ये इसको कैसे पढ़ेंगे, चेंज इन पोजीशन। ठीक, इसी तरह से टाइम में चेंज को मैंने किससे डिनोट करना शुरू किया, DT से। D किसको दिखा रहा है, चेंज को, और ये किस में चेंज दिखा रहा है, टाइम में चेंज दिखा रहा है। ठीक है, और इधर क्या चल रहा था, टेन थीटा। अब आपने जब क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था, तब आपने वहाँ पर एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो टेन थीटा होता है वो किसको शो करता है, स्लोप को शो करता है। ठीक, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया स्लोप। स्लोप किसके इक्वल है, dx अपॉन dt के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म आया d एंड dt, d ओवर dt। इस टर्म को मैंने नाम रख दिया डेरिवेटिव। मैंने क्या कहा, डेरिवेटिव हो रहा है किसका, तो आंसर है पोजीशन का। ठीक, पोजीशन का डेरिवेटिव हो रहा है, तो क्या निकल कर आ रहा है, तो आंसर है स्लोप। क्या निकल कर आ रहा है, स्लोप निकल के आ रहा है। तो पोजीशन का डेरिवेटिव कर दें तो स्लोप निकल कर आता है। इस बात को मैंने ऐसे समझना शुरू किया कि स्लोप पोजीशन अपॉन टाइम, ये तो मैंने कहीं पढ़ा है, ये तो वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। पोजीशन का टाइम के साथ रेस्पेक्ट में चेंज अगर हम निकालते हैं तो वो क्या निकल जाता है हमारे पास, वेलोसिटी निकल जाती है। तो इस बात का मतलब ये है कि ये जो स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो आंसर है वेलोसिटी को। ठीक, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम क्या दे देता है हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो मुझे एक बात समझ में ये आई कि अगर मैं पोजीशन का डेरिवेटिव कर दूं तो क्या निकल जाती है, वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को निकालने के लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, पोजीशन पता होनी चाहिए और उसका डेरिवेटिव मुझे करना आना चाहिए, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, वेलोसिटी। इस बात का मतलब यह है कि डेरिवेटिव से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप। किसी भी लाइन की हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक, तो मुझे एक एप्लीकेशन पता चल गई डेरिवेटिव की, स्लोप निकालने के काम आता है। क्या ये केवल स्लोप निकाल सकता है, आंसर है नो। ये कोई भी एक कर्व है आपके पास, ठीक, इस कर्व पर ये आपके पास एक टेंजेंट है, ये इस टेंजेंट को भी ये मेजर कर सकता है। ये जो टेंजेंट आएगा इस टेंजेंट को ये मेजर कर सकता है ये। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ वाले फंक्शन हैं उन फंक्शन के टेंजेंट निकालने का काम कौन करता है, डेरिवेटिव। ठीक, जो लाइन है उनकी स्लोप निकालने का काम कौन करता है, डेरिवेटिव। ठीक, तो डेरिवेटिव की दो एप्लीकेशन मुझे समझ में आ गई, टेंजेंट निकालने का काम और स्लोप निकालने का काम। ठीक, अब इसके आगे इससे हम इंटीग्रेशन को कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए आप ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन को समझने के लिए बिल्कुल आसानी से इसको समझा जा सकता है। अभी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा, वेलोसिटी निकल जाती है कब, जब डेरिवेटिव कर दें किसका, पोजीशन का। ठीक, पोजीशन का डेरिवेटिव करें तो वेलोसिटी निकल जाती है। इस बात को उल्टा करना शुरू कर दो आप,
कि अगर मुझे पोजीशन पता था तो वेलोसिटी निकल जाती है। अगर इसका उल्टा हो जाए तो कि वेलोसिटी पता है तो क्या पोजीशन निकाली जा सकती है? तो आंसर है यस, निकाली जा सकती है। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने बनाया एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज ऑरिजिन। मैंने माना कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कैसी वेलोसिटी से? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, केवल किस में चेंज आएगा? टाइम में चेंज आएगा। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, केवल किस में चेंज आएंगे? टाइम में चेंज आएंगे। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया। कब के लिए? जब वहाँ पर वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म है। किसी इंस्टेंट पर सपोज दैट टाइम है ये t1 ऑरिजिन से और ये टाइम कितना है? t2। ये t1 है और ये क्वांटिटी t2 है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्वांटिटी कितनी रह जाएगी? तो आंसर है यस, ये हमने अभी अभी देख लिया है, इसको हम निकाल सकते हैं t2 माइनस t1 करके। ठीक, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन के तैयार हुआ है ABCD और ये किसको शो कर रहा है? तो आंसर है ये वेलोसिटी को शो कर रहा है। ठीक, अब इस ABCD का हम एरिया निकालना चाहते हैं, तो हमने निकालना शुरू किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD आप कैसे निकालोगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ हमारे पास क्या है? AB, ब्रेड्थ हमारे पास क्या है? BC। ठीक, AB को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? वेलोसिटी से। ठीक, और BC किसके इक्वल है? T2 माइनस T1 के इक्वल है। ठीक है, वेलोसिटी ऐसे ही। ठीक है, T2 माइनस T1 क्या? इसको मैंने थोड़ी देर के लिए नाम रख दिया dt। क्या नाम रख दिया इसका? dt नाम रख दिया। ठीक है, तो यानी कि v इंटू dt कहीं लिखा हो तो वो मुझे क्या देता है? एरिया। तो यहां ध्यान दीजिए, जब मुझे पोजीशन पता था तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता था। अब मुझे वेलोसिटी पता है, यानी कांस्टेंट क्वांटिटी वेलोसिटी की पता है, तो मैंने क्या किया? इस dt को इधर लेकर आ गया। ठीक, और इधर क्या रह गया? dx। ठीक, अगर मुझे वेलोसिटी पता है तो अब मैं क्या निकालना चाहता हूं? पोजीशन की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो मैं पहले क्या कर रहा था? जब मैं डेरिवेटिव करता हूं किसका? पोजीशन का। ठीक, तो मुझे क्या मिलती थी? वेलोसिटी। ठीक, इस चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप ध्यान देना, अभी समझ में आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ किसका? पोजीशन। क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। ठीक, अब मैं उल्टा एंटी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी अगर मैं करूं तो मुझे क्या मिलनी चाहिए? पोजीशन। ये बात आ रही है समझ में? पोजीशन का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या मिल जाता है? वेलोसिटी। तो अगर मैं वेलोसिटी का एंटी डेरिवेटिव करूं तो मुझे क्या मिलनी चाहिए? पोजीशन। तो मैंने क्या किया? इनको दोनों साइड एंटी डेरिवेटिव कराया। तो एंटी डेरिवेटिव कैसे कराते हैं? तो आंसर है, मैं यहां पर सबसे पहले लिखूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। मैं इंटीग्रेशन की एक प्रोसेस कराने वाला हूं। इंटीग्रेशन की प्रोसेस क्या होगी? सबसे पहले तो मैं इंटीग्रेशन का सिंबल बनाऊं। ये जो सिंबल है, ये सिंबल है किसका? इंटीग्रेशन का। ये आपके सामने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर दिया। साथ में क्या चल रहा है? v/dt। और इधर भी मैंने इंटीग्रेशन कराना है, तो ये भी मैंने इंटीग्रेशन करा दिया। ठीक, अब आप देखिए, ये d किसको दिखाता था? डेरिवेटिव को। ये किसको दिखाता है? एंटी डेरिवेटिव को। तो डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव अगर सामने लिखे हों तो डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव कैंसिल आउट, क्या बचा? x। और इधर क्या चल रहा है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव करा देता हूँ इसका, तो मुझे क्या मिल जाता है? पोजीशन मिल जाता है। ठीक, अच्छा, वेलोसिटी इनटू टाइम को आप क्या कहते हैं? एरिया। वेलोसिटी इनटू टाइम को आप क्या कहते हैं? एरिया।
तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी है ये मुझे क्या देती है, एरिया। ठीक, तो डेरिवेटिव वाले केस में तो हमें क्या पता चलता था, तो डेरिवेटिव जब हम किसी पोजीशन का निकालते थे तो हमें पता चलता था स्लोप। डेरिवेटिव से क्या निकलता है, स्लोप। इंटीग्रेशन से क्या निकल जाता है, तो आंसर है कि हम अगर इंटीग्रेशन कराते हैं तो क्या निकलता है, एरिया, ये क्वांटिटी। ठीक, क्या पता चल जाता है, एरिया पता चल जाता है। और कैसे समझ सकते हैं इसको, ध्यान दीजिए, है कि अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं किसका, y का, तो सपोज दैट इसका आंसर आता है x। ये डेरिवेटिव करते हैं y का, तो सपोज दैट इसका आंसर आता है x। तो अगर मैं एंटी डेरिवेटिव करूं किसका, x का, एंटी डेरिवेटिव किसका, x का, ये dx यहां लिख लेता हूं, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, y। लेकिन साथ में एक क्वांटिटी और आएगी y प्लस c। ये x का डेरिवेटिव अगर करें, y का डेरिवेटिव करें तो आंसर x आता है, लेकिन अगर x का एंटी डेरिवेटिव करें तो आंसर क्या आएगा, y आएगा। एक दूसरे का उल्टा आते हैं। और साथ में क्या क्वांटिटी आती है, कांस्टेंट। ये c जो है ये कहलाता है c कांस्टेंट इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये यहाँ पर क्यों आता है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए या इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल आपने पढ़ा था। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स किसके इक्वल होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। ये आपने फर्स्ट प्रिंसिपल क्लास 11th में डेरिवेटिव जब पढ़ा है तब किया होगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे आपने। ये फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। अब सपोज दैट मेरे पास कोई एक फंक्शन है कांस्टेंट c, कोई कांस्टेंट फंक्शन मेरे पास क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब इस कांस्टेंट का मैं डेरिवेटिव जानना चाहता हूं, तो मैंने निकालना स्टार्ट किया। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, एफ एक्स डी ओवर डी एक्स ऐसे ही, ठीक है। एफ एक्स मेरे पास क्या है, c कांस्टेंट। ठीक, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस एच चाहिए। तो आप इस स्टेप को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास चल रहा था c को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 0x प्लस c। मुझे क्वेश्चन किसके लिए करना है, कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो मेरे पास x तो है ही नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से बना लिया, इसको 0x प्लस c लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर मुझे कहीं पर जरूरत पड़ेगी किसकी, एफ एक्स प्लस एच की। तो एफ एक्स प्लस एच कैसे निकालोगे, तो 0 ऐसे ही, ठीक है। x की जगह मैं देखिए अब क्या लिखने वाला हूँ, x प्लस एच। x की जगह क्या लिखने वाला हूँ, x प्लस एच। तो देखिए इस x की जगह लिख रहा हूँ x प्लस एच, और प्लस में क्या चल रहा है, c। ये मुझे एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी, मैंने बना लिया एफ एक्स 0x प्लस सी। ठीक, लिख सकता हूँ, c को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0x प्लस सी। ठीक है, मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एफ एक्स प्लस एच की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने x की जगह क्या लिख लिया, x प्लस एच। ठीक, अब इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 0x प्लस एच प्लस सी माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0x प्लस सी, ये, और इस होल के नीचे क्या चल रहा है, h। यहाँ तो समझ आई बात। अच्छा, अब इसके आगे डेरिवेटिव, ये सब किसके इक्वल चल रहा है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट c।
ठीक। अच्छा, अब आगे देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, x 0 का मल्टीप्लाई इस टर्म में कराएंगे तो 0 बन गया होगा, क्या बचा होगा c माइनस ये 0 बन गया होगा, ये यहाँ क्या बचा होगा c अपॉन में क्या चल रहा है h। आगे लिमिट h टेंस टू 0, c माइनस c 0 अपॉन में क्या चल रहा है h। यहाँ ये ध्यान रखना h की वैल्यू इक्वल नहीं है 0 के, h टेंड्स टू 0, h अप्रोच कर रहा है 0 के लेकिन वो उसके इक्वल नहीं है। ठीक है, ये बात आप याद रखना, क्योंकि h 0 के इक्वल नहीं है तो d/dx ऑफ c, ये किसके इक्वल चल रहा था d/dx ऑफ c, तो 0 अपॉन h करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। इस बात का मतलब ये है कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन किया जाए तो आंसर क्या आते हैं 0 आते हैं, डेरिवेटिव किया जाए तो आंसर 0 आते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, आज आपने देख भी लिया कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है। ठीक है, तो मुझे जो आपसे बात करनी है वो ये करनी है, ध्यान दीजिए आप। सपोज दैट मेरे पास एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू sin x, मैं इसका डेरिवेटिव जानना चाहता हूँ कितना होगा। तो आंसर है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम कहाँ से निकाल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x) किसके इक्वल होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) और होल डिवाइडेड बाय व्हाट x। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय h। नाउ मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, f(x) की, f(x) कितना है sin x, और किसकी जरूरत पड़ेगी f(x) प्लस h की जरूरत पड़ेगी। इस बात का क्या मतलब है कि x की जगह क्या पुट कर दिया जाए, x प्लस h, तो यहाँ पर x की जगह x प्लस h लिख देता हूँ ये। ठीक, यहाँ तक बात आई समझ में। ठीक, वैल्यू पुट कर देते हैं, d/dx हम किसका निकालने वाले हैं, sin x का डेरिवेटिव निकालने वाले हैं। कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h कितना है sin x प्लस h माइनस f(x) कितना है sin x, और होल में नीचे अपॉन में क्या चल रहा है h। यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c माइनस साइन d या साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर, वो हमारे पास हुआ करता है 2 cos a प्लस b, ये a है, प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है h। ठीक, नेक्स्ट लिमिट h टेंस टू 0 2 cos दिस इज 2x प्लस h अपॉन 2। ठीक, और यहाँ x से x कैंसिल, तो ये क्या बचेगा साइन h अपॉन 2, ये आ जाएगा, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है h, और वो h मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, ये जो 2 लिखा हुआ है इस 2 को मैंने उठाकर यहाँ लिख दिया, cos 2x प्लस h अपॉन 2 साइन h अपॉन 2, और ये वाला 2 यहाँ से उठाकर यहाँ लिख दिया, यहाँ से यहाँ आया होगा या यहाँ से यहाँ लिख सकता हूँ h अपॉन 2। ठीक, नेक्स्ट cos 2x प्लस h अपॉन 2 लिमिट h टेंस टू 0 एंड लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, ये चल रहा है। ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा है, d/dx ऑफ sin x।
डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यहां ध्यान दीजिए, ये जो क्वांटिटी है ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ये फॉर्मूला क्या होता है कि अगर लिमिट h टेंस टू 0 हो और यहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स, जो एंगल यहाँ पर है वही क्वांटिटी यहाँ पर है, तो इसको हम क्या कहते हैं 1। ठीक है, तो लिमिट में आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला है किसका, लिमिट h टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाता है 1 बन जाता है। यहाँ पर h की वैल्यू पुट करिए 0, ये 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा x, या डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना आ जाएगा cos x। ये आपने डेरिवेटिव कर लिया साइन एक्स का, और ये आपने डेरिवेटिव कर लिया कांस्टेंट का। क्या कर लिया ये डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव की बात अभी नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं एंटी डेरिवेटिव की। तो अभी अब जब आपने फटाफट से एक छोटा सा डेरिवेशन देखा एंटी डेरिवेटिव का, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो आप क्या आंसर दोगे, आप आंसर दोगे cos x होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 1 कितना होता है, तो आप कहोगे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1, ऐसे निकालोगे आप, साइन एक्स का अलग करोगे 1 का अलग करोगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना, ये हमने पढ़ लिया cos x होता है, और 1 का डेरिवेटिव कितना 0। ठीक है, तो cos x ये आंसर आया। ठीक, अब हमने पढ़ा क्या है कि अगर ये इस साइन एक्स का डेरिवेटिव ये है तो cos x का इंटीग्रेशन ये होता होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा cos x का इंटीग्रेशन क्या साइन एक्स। अब मैंने फिर से पूछा कि अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इस बात का मतलब ये है कि cos x का इंटीग्रेशन ये होता होगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा cos x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या sin x प्लस 1, है ना। सिमिलरली मैंने आपसे पूछा d ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2 बताओ कितना होगा, तो आपने कहा कि इसी तरह से करेंगे, साइन एक्स का cos x आएगा, 2 का 0 आएगा, और आंसर फिर से क्या आने वाला है cos x। तो हमने फिर से लिखा कि अगर इसका डेरिवेटिव ये आता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो आंसर है sin x प्लस 2। ठीक, तो इस बात का मतलब है कि अगर यहाँ sin x लिखा है तो मैं यहाँ पर प्लस में 0 लिख सकता हूँ अपनी तरफ से, है ना, ये लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर पैटर्न देखूँ तो cos x का कोई एक आंसर नहीं मिल रहा है। इसका बात का मतलब ये है कि cos x का इंटीग्रेशन का आंसर यूनिक नहीं हो सकता। ठीक है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर कांस्टेंट की क्या वैल्यू है। या मैं आपसे अगर पूछूं आप cos x का इंटीग्रेशन का मुझे एक आंसर दे सकते हैं, आंसर है नो, मैं एक आंसर नहीं दे सकता, मुझे वहाँ पर एक कांस्टेंट की वैल्यू चूज करनी पड़ेगी, तब एक पर्टिकुलर आंसर मिलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखना शुरू कर दिया कि cos x का डेरिवेटिव sin x और प्लस में क्या होता होगा कोई c, प्लस में क्या आता होगा वहां पर कोई एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन, है ना, क्या आता होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आता होगा। अब c की डिफरेंट वैल्यू चूज करके हम कितने आंसर निकाल सकते हैं cos x के इंटीग्रेशन के, आंसर है इनफाइनाइट आंसर निकाल सकते हैं। इसका बात का मतलब ये है कि cos x का इंटीग्रेशन का आंसर किस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पर c की वैल्यू क्या है। ये समझ आया आपको? ठीक, तो इसीलिए हम जितने भी इंटीग्रेशन लिखते हैं उनमें यहाँ पर प्लस में c लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद मैंने आपको एक डेरिवेशन ये करके दिखाया, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या कैसे निकालते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल में वैल्यू रखते हैं साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच, यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और आंसर क्या आ जाता है cos x। तो cos x डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना, एंटी डेरिवेटिव कितना, तो आंसर है sin x, और प्लस में अब क्या लिखेंगे हम c।
तो जिस तरह से मैंने ये डेरिवेटिव का आंसर निकाला है साइन एक्स के लिए, ठीक है, ये इसी तरह से साइन एक्स के साथ साथ आप कॉस एक्स, टेन एक्स, सीकेंट एक्स सबके डेरिवेटिव निकालिए और डेरिवेटिव को के जो आंसर आते हैं उनके इंटीग्रेशन क्या आता होगा, साइन एक्स। मतलब कि अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो इसका एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बताइए कितना होता है, तो आप आंसर देंगे माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता होगा, तो आप आंसर देंगे माइनस कॉस एक्स और प्लस में क्या लिखेंगे, सी। ये इसका डेरिवेटिव है तो ये इसका इंटीग्रेशन कितना, ये बन जाएगा। तो इसी तरह से आप बहुत सारे फॉर्मूले डेरिवेटिव के, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो दिखाता हूँ आपको। तो नंबर 1 करके देख लेते हैं। नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, दिस इज कॉस एक्स। अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता होगा, तो आंसर है साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी, ठीक है। दूसरा नंबर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स अगर माइनस साइन एक्स होता है तो बताइए साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव कितना होता होगा। आंसर है माइनस का कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। इसी तरह से नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स कितना होता है, तो आंसर है टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो अगर टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन कितना होता होगा, तो आंसर है टेन एक्स प्लस सी, ठीक। नेक्स्ट, अगर डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो इसका उल्टा कर दें तो सीकेंट एक्स टेन एक्स अगर कहीं लिखा हुआ मिला मुझे और मैं उसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव अगर ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होता होगा, ये। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, ये क्या होता है, तो आंसर है ये होता है माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसका अगर डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होता होगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, ये कितना आएगा, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, ये कितना होता है, तो आंसर है दिस इज इक्वल्स टू माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये होता है। तो इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाता होगा, कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये किसके इक्वल, माइनस का कोसेक एक्स, ये, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अगर डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद हैं तो आपके किसके फॉर्मूले बन जाते हैं, इंटीग्रेशन के। इनके डेरिवेटिव ये होते हैं, इनके इंटीग्रेशन ये होते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक। और इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले क्या हमें याद हैं, तो आंसर डेरिवेटिव के जितने फॉर्मूले आपको याद हैं उसी से आप सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। डेरिवेटिव कराएं x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का, तो इसका आंसर कितना आता है, x की पावर n। तो इसका उल्टा क्या होता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, इसका आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये प्लस सी, ठीक, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, इसी तरह से आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं डेरिवेटिव के, जैसे आपने e की पावर x पढ़ा है, ये e की पावर x होता है, तो इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होता होगा, e की पावर x dx, दिस इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस सी। इसी तरह से और भी फॉर्मूले, डी ओवर डी एक्स ऑफ, जैसे सपोज दैट आपने लॉग x पढ़ा है, ये कितना होता है, 1 अपॉन एक्स। अगर लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स है
तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव कितना होता होगा? तो आंसर है log x। ये इसके अलावा और भी फॉर्मूले हम देख सकते हैं क्या? यस, हम देख सकते हैं d/dx। आप ये याद रखना, साइन इनवर्स x ये आपने पढ़ा हुआ है, 1/√1 - x² होता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? 1/√1 - x² dx। कहीं लिखा हुआ मिला तो मैं उसको लिख दिया करूँगा साइन इनवर्स x प्लस c। इसी तरह से आपने और भी फॉर्मूले पढ़े हैं, d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x आपने पढ़ा है। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कराएं तो आंसर आता है माइनस का 1/√1 - x²। तो इसी तरह से अगर इसका कर दिया जाए तो माइनस का 1/√1 - x² कहीं लिखा हो तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? तो आंसर है उसका एंटी डेरिवेटिव कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये माइनस आप चाहें तो यहाँ रखें या यहाँ रखें, एक ही बात है। नेक्स्ट, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x के बाद और भी फॉर्मूले हमारे पास, जैसे टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स x का आप डेरिवेटिव कराते हो तो क्या लिखते हो? तो आंसर है 1/1 + x² लिखते हैं। तो अगर इसका इंटीग्रेशन कराएं तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या किसके इक्वल आता होगा? टेन इनवर्स x के। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x बताइए क्या होता है? तो आंसर है -1/1 + x² होता है। तो अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका डेरिवेटिव ये होता होगा -1/1 + x²। कहीं मुझे लिखा दिखा तो उसका इंटीग्रेशन में क्या लिखूंगा? कॉट इनवर्स x प्लस c, ये लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा, और भी फॉर्मूले हैं, d/dx ऑफ सेक इनवर्स x। ये क्या होता है? तो आंसर है ये होता है 1/√x x² - 1, ये हुआ करता है हमारे पास। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन ये बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/x √x² - 1। ये कितना आ जाएगा? सेक इनवर्स x। ठीक, इसी तरह से और भी फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स x। ये क्या होता है? तो आंसर है -1/x √x² - 1। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम निकालें तो x √x² - 1, ये अगर माइनस में हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है कोसेक इनवर्स x। तो ये कुछ फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ये तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे। एनसीईआरटी का पहला दूसरा पेज देखेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूले मिल जाते हैं। ठीक है, आरडी शर्मा में भी एक पेज पर सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो ये मैंने कुछ फॉर्मूले लिखकर दिखा दिए हैं। केवल पर्पज़ ये था कि डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। तो इस तरह से बहुत सारी प्रैक्टिस आप फॉर्मूले की कर सकते हैं। अभी के लिए आपका काम केवल क्या है कि डेरिवेटिव याद होने चाहिए फॉर्मूले, उसका एंटी डेरिवेटिव आपको पता है कैसे निकल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम मेन इम्पोर्टेंट वाली बुक आरडी शर्मा, इस बुक के सारे क्वेश्चन यानी कोई पार्ट नहीं छोड़ने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को करने वाला हूँ आरडी शर्मा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।